2019 के बाद जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना करके भारतीय यूनियन में सम्मिलित किया गया, उसके बाद से जे.एंड.के में जो सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट थी उसके नेचर में कुछ चेंज आया है। इस विषय में मैं आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। ये जो मेरी जानकारी है इसमें मुझे इंटरनेट और एक पवनीत सिंह नाम के एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, कई बुक्स उन्होंने लिखी है, वहाँ से मुझे इसका क्लू मिला तो मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कश्मीर में 90s से जब से वायलेंट सेपरेटिज्म शुरू हुआ वो जिहाद की लेबोरेटरी था, चाहे फिर जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तोयबा हो, ये सभी जो है कहीं ना कहीं इस्लामिक रेडिकल आइडियोलॉजी पर आधारित थे, जो कि वायलेंस के थ्रू जो वहाँ की नेटिव माइनॉरिटीज़ थी, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, सिख हों, उनको एथनिक क्लेंस करके कश्मीर में एक अलगाववादी फायर को फ्लेम करना चाहते थे और वो उन्होंने किया। और उनकी जो मास बेस सपोर्ट उनको मिली कश्मीर वैली से, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कश्मीरी पंडितों की वेल्थ पे लालच हो सकता है, इस पर लोगों ने लोकल पॉपुलेशन ने टारगेट किया, उसको हेल्प मिली। तो नंदलेस उसका जो शेप थी वो इस्लामिक थी, कट्टर इस्लामिक उस पर चल रही थी। और फिर इसका एक और प्रूफ ये है कि जो इंतिफादा इज़राइल के ख़िलाफ़ जो फ़लस्तीन में शुरू हुई, इसमें पत्थर मार करके युवा टैंकों से लड़ते थे और अपनी जान देते थे और ज़्यादा समाज में अलगाववाद पैदा करते थे और ह्यूमन राइट्स का भी प्रयोग करते थे अपने फ़ायदे के लिए। उसी को कश्मीर में भी अपनाया गया और 2000 के दशक में हमने बहुत ज़्यादा इंतिफादा देखी और इसके जवाब में सरकार ने भी रबड़ बुलेट्स लाई। उसके बावजूद युवा जख्मी होते थे। अगर सिपाही रिटेलिएट ना करे तो सिपाहियों का मोराल गिरता था और अगर रिटेलिएट करते उसमें युवा मरते तो उनके जनाजों पर और ज़्यादा भीड़ को मोबिलाइज़ किया जाता और इस तरह से दोनों तरफ से ही भारत को नुकसान पहुंचता था। अगर सिपाही मार खाते तो सिपाहियों का मनोबल गिरता सिविलियनों से, और अगर इस तरह के उदंडी प्रोटेस्टर्स को जवाब दिया जाता, उनकी डेथ होती, तो फिर लोकल एक माहौल क्रिएट किया जाता कि देखिए भारत क्या कर रहा है, और ह्यूमन राइट का फिर हमें लेक्चर दिया जाता था। तो दोनों तरफ से हमें बड़ी बुरी तरह से घेरा हुआ था। 2019 के बाद ये हुर्रियत के कैलेंडर भी बंद हुए और हुर्रियत के एक टॉप नेता भी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, जिनका नाम गिलानी साहब था। तो अब क्या हुआ है बेसिकली, अब जो वहाँ की जिहाद थी सेपरेटिज्म की, वो अब चेंज हो गई है और उसको अब इन्होंने चेंज कर दिया एक मोर सेकुलर नोमेनक्लेचर में। फॉर एग्जांपल जैश ए मोहम्मद ने 2020 में पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट बनाया है, पैफ PAFF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। उसका लॉजिक ये है कि 2013 के बाद जो भारत में 14 के बाद जो भारत में मोदी सरकार आई है बीजेपी की, वो एक फासिस्ट स्टेट बन चुका है और उसके खिलाफ कश्मीर में जो लोग हैं वो एंटी फासिस्ट होकर के लड़ रहे हैं। तो एक तरह से एक थोड़ा सा लेफ्टिस्ट स्लांट का पीपल्स मूवमेंट वाला एक स्लांट इस मूवमेंट को दिया गया है और इसके पीछे नो डाउट पाकिस्तान भी है और एक और देश है जिसकी बात हम करेंगे। और दूसरी तरफ एक और बनाया गया 2019 में ही, उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF शॉर्ट में, जो कि लश्कर ए तोयबा ने बनाया। अब ये फ्रंट में आकर काम कर रही हैं और लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद बैकग्राउंड में चले गए। नो डाउट इनके ग्राउंड फुट सोल्जर वही हैं, उनकी जो मोटिवेशनल ऑपरेटर्स है वो इस्लामिक जिहाद की टर्मिनोलॉजी है, पर उसको अब सेकुलराइज किया जा रहा है। कारण उसके पीछे एक तो भारत ने जो कश्मीर का जो टेररिज्म पाकिस्तान ने फैलाया उसको बहुत ज़्यादा जो टेररिस्ट रेगुलेटरी जो बॉडीज़ है फाटा वगैरह FATF, उसके सामने बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोज किया है, तो पाकिस्तान के लिए भी दिक्कतें आई है। इसके अतिरिक्त एक नया फंडर आया है मैदान में जिसका नाम है चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसीलिए अगर आप देखें पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो ये नाम है, ये कहीं ना कहीं एक मार्क्सवादी चिंतन का भी
हमें संदेश दे रहा है। द रेजिस्टेंस फ्रंट, सेकुलराइजेशन हो रहा है। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि 2021-22 के बाद हमें रियासी में जो कि कश्मीर और जम्मू के साथ का इलाका है, हालांकि वो जम्मू में आता है टेक्निकली, वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर लिथियम, एल्यूमिनियम और इस तरह के और प्रीशियस मेटल्स के रिजर्व्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिले हैं। और अब भारत उसकी प्राइवेट सेक्टर से माइनिंग करना चाहता है ताकि हम उसका प्रयोग लिथियम आयरन बैटरी बनाने में और अपने जो हमारा टारगेट है व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई करना है उसमें हम कर सकें। और जो हमारी वर्तमान जो रिलायंस है ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना उसको भी हम रिड्यूस कर सकें, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो ऐसे में एक डाउट ये भी है कि चाइना भी इस क्षेत्र में अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो और हमारा ये प्रोजेक्ट डिले होता है तो हमारी डिपेंडेंस बनी रहेगी चाइना के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और हम अपने पाँव पे समहाउ सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये रिज़र्व बहुत ज़्यादा है और वर्ल्ड के 6 नंबर पे भारत डायरेक्ट पहुंच चुका है। अन्यथा इसके अतिरिक्त जो ज़्यादा लिथियम रिजर्व है, पवनीत सिंह जी ने बताया, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं था, ज़्यादातर वो लैटिन अमेरिका में है जहाँ चाइना ऑलरेडी उनको हार्नेस कर रहा है। तो चाइना एक तरह से इस पूरी सप्लाई में लिथियम प्रोडक्शन में अपनी मोनोपोली बनाना चाहता है ताकि इसको फिर वो एज अ वेपनाइज कर सके जो उसके खिलाफ कंट्रीज खड़ी होती है। तो ऐसे में भारत को एक रिजर्व्स मिलना ये चाइना को भी इंसिक्योर कर रहा है बेसिकली। तो चाइना इसमें पाकिस्तान का सहयोग, अब जो जम्मू में जो अब टेररिस्ट अटैक्स का जो रिवाइवल हुआ है और कश्मीर की जो हाई एल्टीट्यूड की वैलीज़ है वहाँ से उसमें कमी आई है क्योंकि एक गैप पिच में उनको मिल गया जहाँ से जम्मू के थ्रू वो घुस सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में हमारी सेना का काफ़ी सख्त पहरा है। लद्दाख बॉर्डर में हम बड़ी जोशीले से लड़ रहे हैं। तो अब ये इस तरह से अटैक कर रहे हैं और इनके टारगेट देखिए, कोई मजदूर बेचारे जेड मॉर्थ टनल पे काम कर रहे हैं, कोई सिपाही कन्वई जा रहा है उस पर अटैक हो रहा है, सिविलियन पर अटैक हो रहा है। तो इस तरीके से ये डर को पैदा करना चाहते हैं, पर बाहर से ये नॉमेनक्लेचर इन्होंने अब इस्लामिक रेडिकलिज्म को छोड़ करके अब इन्होंने ये ला दिया है सेकुलर फ्रंट, सेकुलर नरेटिव पे कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक तरह से भारत की जीत भी है क्योंकि जो एक रेडिकल इस्लामिक जो मतलब सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी कश्मीर में खड़ी की गई थी, जो कि डेफिनेटली अपनी प्रेरणा अफ़गानिस्तान के तालिबान के युद्ध से, ईरान में खुमैनी रेवोल्यूशन से ले रही थी, उसको कहीं ना कहीं अब उसकी जो लिमिटेशन है उसको स्वीकार कर लिया पाकिस्तान ने भी। और चाइना तो खैर उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा क्योंकि उसको अपने जिंगजियांग में फैलने का खतरा है इस चीज़ का। तो अब इसको सेकुलराइज फॉर्मेट पे पीपल्स मूवमेंट के रूप में लड़ने की कोशिश अब ये एलिमेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये भारत की जीत भी है। और कहीं ना कहीं भारत में जो हिंदुत्व का राइज हुआ है, जो एक मतलब एक सरकार ना सही पर लोगों में भी एक जो मतलब एक कॉन्शियसनेस आई है, हिंदू समाज में जो कॉन्शियसनेस आई है भारत में, उसके लिए भी कई मुद्दे जिम्मेदार हो सकते हैं, चाहे वो CCA का मुद्दा हो, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका मुद्दा हो, जो चीज़ें हो, हिंदू टेम्पल्स की मांग हो, है ना, वक्फ बोर्ड के मुद्दे हो, उन सब से भी एक मतलब एक हिंदू वोट खड़ा हुआ है भारत में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी खड़ी हुई है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अब फील हो रही है। सेपरेटिस्ट को, जो कश्मीर को ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन अलग देश चाहते थे, उनको अब दिक्कत खड़ी हो गई कि ये लोग नहीं मानेंगे। तो अब इसको ये मोर सेकुलराइज फ्रंट पे लड़ने की कोशिश हो रही है। तो एक तरह से एक फर्स्ट स्टेप भारत की जीत है ये, पर नंदलेस से चुनौतियाँ खड़ी हैं। पर हमारी आने वाली जनता को पता हो कि अब शत्रु कहाँ जा रहा है, जो भारत को विखंडित करने के सपने देख रहा है। और भारत का मोटो सदैव से वही है, हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसका पंथ, उसका मत मजहब इसमें मैटर नहीं करता है, परंतु शर्त है कि वो भारत को स्वीकार करे, भारत के संविधान को माने और पीसफुली अपनी बात रखे, तो वो भारत के साथ रहेगा। पर जो इस तरह के टेरर क्रिएट कर रहे हैं, इनका डेफिनेटली निवारण भारत करेगा। तो ये चुनौतियाँ हमारे सामने हैं और हमारी युवा जनरेशन को इससे अवेयर होने की ज़रूरत है। हो सकता है जो मैंने एनालिसिस किया पवनीत सिंह को पढ़कर और जो थोड़ा नेट में देख करके, ये गलत भी हो सकता है। तो कोई हमारे युवा साथी या कोई मेरे मित्र अगर डिसएग्री करते हैं तो उसका भी स्वागत है, वो अपना काउंटर नेटिव दे सकते हैं। पर मेरा शिक्षक, मेरा धर्म है कि मैं बच्चों को आने वाले शत्रुओं से, चुनौतियों से राष्ट्र के सामने हम अवगत कराएं। धन्यवाद।